नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर पर्दा पड़ा रहता है। वो है उसकी लगातार बढ़ती बिजली की जरूरत। हाँ, बिल्कुल। नैतिकता, प्राइवेसी, नौकरियों पर असर, इन सब पर तो खूब बातें होती हैं। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा इसके शायद सबसे बड़े व्यवहारिक संकट पर, मतलब ऊर्जा खपत। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये जो बड़े एआई सिस्टम्स है ना, जैसे चैट जीपीटी, हम्म। गूगल जेमिनाई, मेटा लामा हाँ। और फिर हजारों कॉरपोरेट डेटा सेंटर्स, ये सब मिलकर इतनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल है। सही बात है। जरा सोचिए, पिछले साल ही एआई डेटा सेंटरों ने उतनी बिजली पी ली जितनी स्वीडन जैसा पूरा देश करता है। स्वीडन जितनी? बहुत ज्यादा ही है। और ये तो बस शुरुआत लग रही है। अनुमान ये है कि 2030 तक ये जापान जितनी बिजली मांग सकते हैं। जापान? बाप रे। हाँ, और ये डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकारें भी मतलब सकते में हैं। कुछ तो ब्लैकआउट तक की चेतावनी दे रही हैं। बिल्कुल, ये चिंताजनक है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है, समझना कि ये ऊर्जा संकट असल में कितना बड़ा है, हमारे मौजूदा ऊर्जा स्रोत क्यों ना काफी साबित हो सकते हैं, और कैसे ये पूरी स्थिति एक पुरानी, थोड़ी विवादित तकनीक को, परमाणु ऊर्जा को, फिर से चर्चा में ला सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का मसला नहीं रह गया है अब। ये तो पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी हिला सकता है। हमारी जो आज की एनर्जी सिस्टम्स है वो इस विस्फोटक मांग के लिए तैयार नहीं दिखती साफ तौर पर। बिल्कुल। और एआई का विकास तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब हर बार जब कोई चैट जीपीटी से सवाल पूछता है या एआई से कोई तस्वीर बनवाता है या एआई एनालिटिक्स चलाता है, तो दुनिया भर में फैले वो विशाल डेटा सेंटर्स है ना, उनमें लगे हजारों लाखों चिप्स और सर्वर वो सुपर कंप्यूटर की तरह बिजली खींचते हैं। सही। जानकारी तो ये भी है कि एक बड़े एआई मॉडल को सिर्फ ट्रेन करने में कहते हैं कि 1000 से ज्यादा घरों की साल भर की बिजली लग जाती है। सिर्फ ट्रेनिंग में? हाँ, सिर्फ ट्रेनिंग में। और ये तो बस शुरुआत है। एआई का जो रोजमर्रा का इस्तेमाल है, जिसे तकनीकी भाषा में इन्फरेंस कहते हैं, इन्फ्रेंस, हाँ। वो तो ऊर्जा खपत की अगली सुनामी लाने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए, सारी बड़ी टेक कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, एडब्ल्यूएस, मेटा, एनवीडिया के पार्टनर्स सब अरबों डॉलर लगा रहे हैं नए नए डेटा सेंटर बनाने में। बिल्कुल होड़ लगी हुई है। और इन सेंटरों को चाहिए लगातार, बिना रुके 24/7 बिजली। हाँ, और सिर्फ बिजली नहीं, इनकी ज़रूरतें भी बहुत खास होती हैं। इन्हें चाहिए एकदम लगातार स्थिर बिजली, मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं। अच्छा। साथ में चाहिए इंडस्ट्रियल लेवल की कूलिंग। सोचिए, इतने सारे सर्वर एक साथ चल रहे हैं तो गर्मी कितनी पैदा होगी। तो उन्हें ठंडा रखने का जबरदस्त इंतजाम चाहिए। कूलिंग। फिर मजबूत पावर बैकअप, एकदम स्थिर वोल्टेज। ये कोई आम ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, ये तो ऊर्जा के भूखे विशालकाय औद्योगिक संयंत्र हैं, कह सकते हैं। बाप रे। बात कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि आयरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड्स जैसे देशों ने अपने बिजली ग्रिड पर इतना ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से नए डेटा सेंटरों के बनने पर रोक लगा दी। हाँ, और जापान के ऊर्जा मंत्री तो आधिकारिक तौर पे चेतावनी दे चुकी हैं कि एआई ऊर्जा की कमी का संकट पैदा कर सकता है। ये अब सिर्फ बिजनेस या तकनीक का मुद्दा नहीं रहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया है। सोचिए ना, अगर किसी देश का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली की कमी से ठप पड़ जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि एआई को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, वो भी लगातार बिना रुके। हाँ। अब बड़ा सवाल ये है कि ये बिजली आएगी कहाँ से? सौर और पवन ऊर्जा ये जरूरी तो है, लेकिन इनकी एक बुनियादी दिक्कत है, वो रुक रुक कर ऊर्जा देती हैं, इंटरमिटेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इंटरमिटेंसी एक बड़ी चुनौती है। सूरज तो भाई दिन में ही चमकेगा और हवा का भी कोई भरोसा नहीं, कभी तेज कभी बिल्कुल बंद। सही। लेकिन एआई का काम तो रात दिन चलता है। आप डेटा सेंटर को ये तो नहीं कह सकते कि भाई अभी जरा हवा कम है, थोड़ी देर में आना। बिल्कुल नहीं। बैटरी स्टोरेज एक उपाय है, पर वो फिलहाल बहुत महंगा है और उसके लिए लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों की जरूरत पड़ती है, जिनकी सप्लाई अपने आप में एक अलग ही चुनौती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एआई डेटा सेंटरों को चाहिए बेस लोड पावर। बेस लोड पावर? हाँ, यानी ऐसी बिजली जो एकदम स्थिर हो, भरोसेमंद हो, जिसका अनुमान लगाया जा सके, जो बहुत बड़ी मात्रा में मिले और सबसे जरूरी, जो 24 घंटे 7 दिन लगातार मिलती रहे।
उन्हें ऐसी पावर चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। भरोसेमंद और लगातार। अब अगर हम देखें कि आज कौन से स्रोत ये बेस लोड पावर दे सकते हैं, तो विश्लेषण मुख्यतः 4 विकल्प दिखाता है। अच्छा, कौन कौन से? पहला, कोयला, जो हम सब जानते हैं पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है और जिसे दुनिया कम करने में लगी है। हाँ, कोयला तो कम करना ही है। दूसरा, प्राकृतिक गैस। ये कोयले से तो बेहतर है, पर महंगी हो सकती है और इसकी सप्लाई भी दुनिया के राजनीतिक हालात पर निर्भर करती है, मतलब हमेशा भरोसेमंद नहीं। ठीक है। तीसरा, हाइड्रो, यानी पानी से बनने वाली बिजली। ये साफ है, लेकिन हर जगह तो नदियां और बांध है नहीं, ये भौगोलिक रूप से सीमित है। हाँ, ये भी सही है। और चौथा विकल्प सामने आता है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। हाँ, जब हम स्थिरता, भरोसेमंदी, बड़ी मात्रा और कम कार्बन उत्सर्जन, इन सारी जरूरतों को एक साथ देखते हैं, तो इस समीकरण में परमाणु ऊर्जा एक मजबूत और शायद जरूरी दावेदार के तौर पर उभरती है। परमाणु ऊर्जा, ये नाम सुनते ही तो दशकों तक चेर्नोबिल, फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाओं की याद आती थी। सुरक्षा की चिंताएं, परमाणु कचरे का सवाल, ये काफी विवादित विषय रहा है। बिल्कुल रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे हवा का रुख बदल रहा है। अचानक से सरकारें और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी इस पर दोबारा सोचने लगी हैं। ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। हाँ, ये बदलाव देखने लायक है। और इसके पीछे कई ठोस कारण भी नजर आते हैं, जैसा हमारी जानकारी बताती है। एक तो परमाणु ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। शून्य कार्बन, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये बहुत अहम है। दूसरा, ये वो 24/7 चलने वाली बेस लोड पावर दे सकती है, जिसकी एआई डेटा सेंटरों को सख्त जरूरत है। बिल्कुल वही बेस लोड पावर। तीसरा, सौर या पवन ऊर्जा फार्म्स के मुकाबले इसे बहुत ही कम जमीन चाहिए होती है। हाँ, जमीन का इस्तेमाल काफी कम है। चौथा, परमाणु प्लांट दशकों तक चल सकते हैं, 50-60 साल या शायद उससे भी ज्यादा। लंबा जीवन काल होता है इनका। और पांचवा, इसकी ऊर्जा घनत्व मतलब एनर्जी डेंसिटी वो जबरदस्त है। कहते हैं 1 किलो यूरेनियम से उतनी ऊर्जा मिल सकती है जितनी लाखों किलो कोयले से। लाखों गुना ज्यादा। ये अविश्वसनीय है ना? और इसके संकेत दुनिया भर में साफ दिख रहे हैं। फ्रांस को देखिए, वो अपनी करीब 70% बिजली परमाणु ऊर्जा से ही बनाता है और कई दशकों से सफलतापूर्वक ऐसा कर रहा है। हाँ, फ्रांस तो एक बड़ा उदाहरण है। जापान, जिसने फुकुशिमा हादसे के बाद अपने कई रिएक्टर बंद कर दिए थे, अब उन्हें दोबारा शुरू कर रहा है। अच्छा, जापान भी? हाँ, अमेरिका अगली पीढ़ी के नए बेहतर परमाणु डिजाइनों के लिए सरकारी फंडिंग दे रहा है। और भारत भी अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। भारत में भी इस पर जोर है। तो ये कहना शायद बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं होगा कि एआई की ये बेतहाशा ऊर्जा जरूरतें परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए एक तरह से नया जीवन दान बनकर आई हैं। नया जीवन दान, हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसी तकनीक जिसे कई लोग पुराना या खत्म मान रहे थे, अब शायद भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति को ताकत देने में अहम भूमिका निभा सकती है। यहीं पर एक और मजेदार बात सामने आती है, वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या एसएमआरस। एसएमआरस, हाँ। कुछ लोग इन्हें मजाक में रिएक्टर इन अ बॉक्स भी कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि परमाणु ऊर्जा में जो ये नई दिलचस्पी जगी है, हाँ, उसका एक बड़ा कारण ये एसएमआरस ही हैं। बिल्कुल, ये काफी चर्चा में है। तो क्या खास है इनमें? ये पारंपरिक विशालकाय परमाणु रिएक्टरों से काफी अलग हैं। इन्हें फैक्ट्रियों में एक मानकीकृत तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कारें बनती है। हाँ, फैक्ट्री प्रोडक्शन। इससे लागत कम होने और बनने में तेजी आने की उम्मीद है। हाँ, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ट्रक या जहाज पर लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल है काफी हद तक। हाँ, जरूरत के हिसाब से आप एक या कई एसएमआरस एक जगह लगा सकते हैं। हाँ। और इनका डिजाइन अक्सर पारंपरिक रिएक्टरों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इनमें पैसिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ऐसा कहते हैं। पैसिव सेफ्टी फीचर्स, हाँ। इसका मतलब है ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो खतरे की स्थिति में बाहरी बिजली या इंसान के दखल के बिना भी अपने आप काम करती है। मतलब भौतिकी के सामान्य नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्राकृतिक संवहन के आधार पर रिएक्टर को ठंडा और सुरक्षित रखती है। ये सुरक्षा को और पुख्ता करता है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें बनाने में पारंपरिक रिएक्टरों के मुकाबले काफी कम समय लगने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा फायदा है और टेक कंपनियां इसमें गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं, जो स्वाभाविक भी है। हाँ, जैसे कौन?
माइक्रोसॉफ्ट ने वर्जीनिया में अपने डेटा सेंटरों को बिजली देने के लिए कॉन्स्टलेशन एनर्जी नाम की एक परमाणु कंपनी के साथ समझौता किया है। अच्छा। अमेज़न तो इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वो अपने विशाल डेटा सेंटरों के ठीक बगल में, मतलब ऑन साइट, परमाणु रिएक्टर लगा सकता है। डेटा सेंटर के बगल में ही रिएक्टर? हाँ, सोचिए जरा, डेटा सेंटर के लिए अपनी निजी समर्पित बिजली सप्लाई। गूगल तो एक कदम और आगे बढ़ के रिएक्टरों के लिए एआई की मदद से बेहतर कूलिंग सिस्टम बनाने पर रिसर्च कर रहा है। वाह। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, फैक्ट्री में बने, कहीं भी लग जाने वाले सुरक्षित रिएक्टर। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, कि ये तकनीक अभी काफी नई है। अभी नहीं है। बड़े पैमाने पर इसे कामयाब होना बाकी है, और सरकारी मंजूरियों का रास्ता भी हमेशा आसान नहीं होता। फिर भी डेटा सेंटर और एसएमआरएस का मेल, ये एक जबरदस्त आइडिया लगता है। कल्पना कीजिए, हजारों जीपीयूज वाला एक बड़ा डेटा सेंटर कैंपस, और ठीक उसके बगल में एक या ज्यादा मिनी रिएक्टर उसे लगातार साफ और भरोसेमंद बिजली दे रहे हों। ये एआई की ऊर्जा समस्या का एक बहुत ही आकर्षक समाधान नजर आता है। हाँ, ये तस्वीर तो काफी आकर्षक है। अच्छा, तो जैसे जैसे एआई बढ़ेगा और उसकी ऊर्जा की जरूरतें आसमान छुएंगी, इसके गहरे आर्थिक असर भी होंगे, है ना? बिल्कुल, उसे बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। वो इतने भारी लोड के लिए बनाई नहीं है। इसमें बहुत बड़ा निवेश लगेगा। हाँ, ग्रिड अपग्रेडेशन एक बहुत बड़ा काम होगा। और अगर परमाणु ऊर्जा वाकई वापसी करती है, तो इसकी पूरी सप्लाई चेन में तेजी आ सकती है। यूरेनियम, जो परमाणु ईंधन है, हाँ, यूरेनियम, उसकी मांग और कीमतें बढ़ सकती हैं। एसएमआरस और दूसरी परमाणु तकनीक बनाने वाली कंपनियों की चांदी हो सकती है। बिल्कुल। कूलिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां, जो डेटा सेंटरों और परमाणु रिएक्टर दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं, उनका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। कूलिंग बहुत जरूरी है, हाँ। और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली ट्रांसमिशन कंपनियां भी फायदे में रह सकती हैं। संक्षेप में कहें तो जैसा विश्लेषण इशारा कर रहा है, ऊर्जा क्षेत्र का पूरा ढांचा ही बदल सकता है, जिसे एनर्जी स्टैक कहते हैं। एनर्जी स्टैक? हाँ, कोयले और गैस पर निर्भरता कम होकर परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा का एक नया मिश्रण बन सकता है, जिसमें परमाणु बेसलोड पावर दे और नवीकरणीय ऊर्जा अपनी भूमिका निभाए। और एक बात साफ है, जो देश अपने तेजी से बढ़ते एआई उद्योग के लिए पर्याप्त, स्थिर और शायद कम कार्बन वाली बिजली का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, हाँ, वे दुनिया भर में एआई की इस दौड़ में बुरी तरह पिछड़ सकते हैं। ये अब आर्थिक विकास और तकनीकी लीडरशिप का एक अहम पहलू बन गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, हमारी जानकारी कुछ संभावित निवेश के मौकों की तरफ भी इशारा करती है, जो इस ट्रेंड से पैदा हो सकते हैं। दुनिया भर में देखें तो यूरेनियम खनन करने वाली कंपनियां, एसएमआरस बनाने वाले, परमाणु सुरक्षा के समाधान देने वाले, हाँ, कूलिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां और पावर ग्रिड इंजीनियरिंग फर्मों को फायदा हो सकता है, ऐसा लगता है। ये संभावित क्षेत्र है। और अगर भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ कंपनियों का जिक्र आता है जो संभावित रूप से इस बदलाव से लाभ उठा सकती हैं, जैसे रिएक्टर के भारी उपकरण बनाने वाली कंपनियां लार्सन एंड ट्यूब्रो, BHEL। हाँ, ये बड़े नाम हैं। महत्वपूर्ण पुर्जे बनाने वाली वालचंदन नगर इंडस्ट्रीज, कूलिंग और पंप के विशेषज्ञ किर्लोस्कर, ट्रांसमिशन लाइनें बनाने वाली कल्पतरू पावर, अच्छा, डेटा सेंटर को ऊर्जा समाधान देने वाली टाटा पावर, और डेटा सेंटर कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक्स बनाने वाली HFCL या तेजस। इसके साथ ही डेटा सेंटर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स में भी तेजी आ सकती है। रीट्स वो क्या होते हैं? ये वो कंपनियां होती हैं जो डेटा सेंटर के लिए बिल्डिंग और जमीन का इंतजाम करती हैं और उन्हें टेक कंपनियों को किराए पर देती हैं। जाहिर है, जितने ज्यादा डेटा सेंटर बनेंगे, इनका बिजनेस भी उतना ही बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, समझ गया। पर यहाँ ये बात जोर देकर कहना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ जानकारी का विश्लेषण है, ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करना और किसी वित्तीय सलाहकार से राय लेना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही, ये सिर्फ जानकारी है, सलाह नहीं। हाँ, ये भविष्य की तस्वीर काफी संभावनाओं से भरी लगती है, लेकिन हमें हकीकत की जमीन पर भी रहना होगा। परमाणु ऊर्जा के रास्ते में अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या है वो चुनौतियां? देखिए, सरकारी मंजूरियां मिलने में अक्सर सालों लग जाते हैं। नियम कानून बहुत पेचीदा हो सकते हैं। रेगुलेशन। फिर आम लोगों में अभी भी परमाणु ऊर्जा को लेकर एक डर और शक का माहौल है,
खासकर सुरक्षा और कचरे को लेकर। हाँ, पब्लिक ओपिनियन। परमाणु कचरे का सुरक्षित और हमेशा के लिए निपटारा कैसे हो, ये आज भी एक बड़ा अनसुलझा सवाल है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। परमाणु प्लांट लगाने का शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हालांकि एसएमआर से इसमें कुछ कमी आने की उम्मीद है, पर फिर भी ये महंगा सौदा है। हाँ, लागत। और इस निवेश पर पैसा वापस आने में बहुत लंबा समय लग सकता है, जो निवेशकों को झिझकने पर मजबूर कर सकता है। और जैसा हमने पहले भी कहा, एसएमआर तकनीक उसे अभी व्यावसायिक तौर पर बड़े पैमाने पर खुद को साबित करना बाकी है। अभी ये ज्यादातर प्रोटोटाइप या छोटे पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर ही है। ठीक है, तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं, लेकिन सोचिए अगर परमाणु ऊर्जा का विकल्प नहीं चुना जाता या इसमें बहुत देर हो जाती है तो एआई इंडस्ट्री के सामने भी गंभीर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हाँ, ये दूसरा पहलू है। क्या होगा अगर बिजली की राशनिंग करनी पड़े और डेटा सेंटर्स को अपना काम धीमा करना पड़े? एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग में अगर महीनों या सालों की देरी होने लगे तो इनोवेशन रुक जाएगा। हाँ, कंप्यूटिंग इतनी महंगी हो जाए कि सिर्फ सबसे अमीर कंपनियां ही एआई का इस्तेमाल कर पाएं। इससे तो इनोवेशन यानी नई खोज की रफ्तार ही धीमी पड़ जाएगी। तो नतीजा ये है कि देशों और कंपनियों के सामने एक मुश्किल चुनाव है। जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, एक तरफ है परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिमों और चुनौतियों का सामना करते हुए प्रगति का रास्ता, और दूसरी तरफ है एआई क्रांति के धीमा पड़ने या पिछड़ जाने का खतरा। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला है जिसके नतीजे दूर तक जाएंगे। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि एआई कैसे हमारे भविष्य को गढ़ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी ऊर्जा की भूख एक बहुत बड़ा सवाल, एक संभावित संकट खड़ा कर रही है। सही। हम कह सकते हैं कि एआई नया इंटरनेट है और इस नए इंटरनेट को चलाने के लिए ऊर्जा वो नया तेल बन गई है। क्या बात कही! एआई नया इंटरनेट, ऊर्जा नया तेल। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में परमाणु ऊर्जा, जो दशकों से एक तरह से हाशिए पर धकेल दी गई थी, अब चुपचाप दुनिया की सबसे ताकतवर और बदलाव लाने वाली तकनीक की शायद नींव बन रही है। अब असली सवाल ये है, क्या सरकारें, उद्योग और समाज सुरक्षा और कचरे से जुड़ी सही चिंताओं का हल निकालते हुए इस पुरानी लेकिन ताकतवर तकनीक को अपनाने का साहस दिखाएंगे, ताकि एआई की तरक्की बिना रुके जारी रह सके? हाँ। या फिर हम भविष्य में एक ऐसी एआई संचालित दुनिया देखेंगे जहां बिजली की कमी एक आम बात होगी? ये बड़ा सवाल है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या एआई की ये कभी ना मिटने वाली ऊर्जा की प्यास परमाणु ऊर्जा को लेकर हमारे समाज के दशकों पुराने डर और हिचकिचाहट को हमेशा के लिए बदल देगी? ये बहुत गहरा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो इसके समाज पर, पर्यावरण पर और दुनिया की राजनीति पर वो कौन से अनजाने, अनसोचे और लंबे समय तक चलने वाले असर हो सकते हैं जिन पर हमने आज खुलकर बात नहीं की? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है। बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। Limited seats, unlimited learning. ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है।
सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।